शिपुरा नाम का एक गांव था। उस गांव में कुआं ना होने की वजह से सभी गांव वाले नदी से ही पानी लाया करते थे। एक दिन गांव की एक औरत निर्मला नदी के किनारे बैठकर कपड़े धो रही थी। तभी उसे नदी से डरावनी आवाज सुनाई दी। कौन है यहाँ जो मुझे डरा रहा है? अरे कौन है यहाँ? मैं हूँ, मैं। चुड़ैल भागो यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। निर्मला अपने कपड़े छोड़कर गांव में भाग जाती है। अरे ओ गांव वालों, सुनो उस नदी पर मत जाना, उस नदी में एक चुड़ैल है। अरे क्या बोल रही हो बहन? चुड़ैल नदी में? सुबह ही तो हम सभी औरतें उस नदी से पानी भरकर लाई हैं, तब तो कोई चुड़ैल हमें दिखाई नहीं दी। कहीं तुम नींद में तो नहीं हो? अरे तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, तो खुद ही जाकर देख लो। हाँ भाइयों, चलो तो जरा नदी पर, हाँ? देखें कैसी चुड़ैल है। सभी गांव वाले नदी पर जाते हैं, पर वहाँ कोई चुड़ैल नहीं दिखती। अरे यहाँ तो कोई चुड़ैल मुड़ैल नहीं है, निर्मला को कोई वहम हुआ होगा। चलो भाइयों, अपना अपना काम करें, हाँ? गांव वालों को नदी पर कोई चुड़ैल नहीं दिखती। फिर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह सभी नदी पर आते हैं। कोई पानी भरने आता है, कोई कपड़े धो रहा होता है, तो कोई उसमें नहा रहा होता है। चुड़ैल नदी के अंदर थी, तो वो ये सब देख रही थी। ये सभी गांव वाले फिर नदी पर आ गए। ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तभी नदी पर गांव का एक आदमी सुखिया नहाने के लिए आता है। जैसे ही सुखिया नदी में नहाने के लिए अंदर घुसता है, नदी में अंदर बैठी चुड़ैल उसका पैर पकड़ लेती है। अरे 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 मेरा पैर किसने पकड़ा है? कौन है भाई नदी के अंदर? बचाओ बचाओ बचाओ! चुड़ैल सुखिया का पैर पकड़कर नदी के अंदर खींच लेती है और फिर सुखिया को नदी के बाहर फेंक देती है। सुखिया बेहोश हो जाता है। गांव के कुछ लोग सुखिया को वहाँ पड़ा देखते हैं। सुखियो, ये तुम्हें क्या हुआ? अरे ये तो बेहोश है, इसे इसके घर ले चलो। जब ये होश में आएगा तभी कुछ बताएगा ये बेहोश कैसे हुआ है। सभी गांव वाले उसे उठाकर उसके घर ले जाते हैं। जब सुखिया होश में आता है तो उसके साथ क्या हुआ सब बताता है। भाइयों, मैं सच बोल रहा हूँ, नदी में कोई तो था जिसने मुझे नदी में खींच लिया था। अरे ये क्या हो रहा है? पहले निर्मला और अब ये सुखिया, तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मैं सच बोल रहा हूँ। अरे भाइयों, देख नहीं रहे कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। गर्मी की वजह से सुखिया बेहोश हो गया होगा और कुछ नहीं। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। ये सुखिया तो कुछ भी बोले जा रहा है। फिर सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। कोई भी सुखिया की बातों पर यकीन नहीं करता। फिर भी सभी लोग नदी पर जाते, वो भी वहीं कपड़े धोने लगती हैं। तभी उस चुड़ैल की भयानक आवाज आती है और सभी औरतें वहाँ से भाग जाती हैं। ये लोग नहीं मानेंगे, इनका कुछ तो करना होगा। हाँ। नदी पर जो कचरा पड़ा होता है, वो कचरा उठाकर आधी रात को चुड़ैल गांव वालों के घर पर फेंक आती है। अरे सत्यानाश हो उसका, जिसने मेरे घर पर ये कूड़ा फेंका। अरे कोई है? मेरे घर पे कूड़ा किसने फेंक दिया? देखो जी, किसी ने हमारे घर पर इतना सारा कचरा फेंक दिया है, भला बताओ। ये सब देखकर पारो और मुरली गांव वालों से लड़ने लगते हैं। वो चुड़ैल फिर से आधी रात को नदी से निकलकर गांव में आती है और अब की नदी से ढेर सारी कीचड़ उठाकर शंकर के घर पर फेंक कर चली जाती है। सुबह होते ही रानी,
ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ जी, बदबू तो मुझे भी आ रही है। ये बदबू शायद बाहर से आ रही हो। दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो उनके घर पर ढेर सारी कीचड़ पड़ी होती है। ए, ये कीचड़ किसने डाला मेरे घर पर? किसकी इतनी हिम्मत? ओए, क्या हुआ शंकर भाई, क्यों शोर मचा रहे हो? ए, अरे भाई जरा यहाँ देखो, किसी ने मेरे घर पर ये कीचड़ डाल दिया है। पता नहीं कौन है वो, अगर पता चल गया ना छोड़ूंगा नहीं उसे। हाँ। शांत रहो शंकर भाई, किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। कोई बात नहीं, अभी तो मैं चुप हूँ, पर अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना तो उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ। सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। जब रात को सभी गांव वाले सो जाते हैं तो नदी वाली चुड़ैल फिर से गांव में आती है। जब वो चुड़ैल कूड़ा उठाकर लोगों के घरों पर फेंक रही होती है, तभी गांव का एक आदमी किशन लाल अपने घर की खिड़की से उस चुड़ैल को कूड़ा फेंकते हुए देख लेता है। हमारे गांव में चुड़ैल, पर ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, अब पता चला, ये चुड़ैल ही थी जो सभी के घरों पर कूड़ा कचरा डाल जाती है। सुबह होती ही ये बात गांव वालों को बतानी पड़ेगी। भूरा के घर पर चुड़ैल कूड़ा डाल कर गई तो वो भूरा सभी गांव वालों से लड़ रहा होता है। हद हो गई अब तो, ये रोज रोज कौन कूड़ा कचरा डाल जाता है, कभी किसी के घर तो कभी किसी के। आज उसने मेरे घर पर कूड़ा डाला, उसकी इतनी हिम्मत, एक बार हाथ लग जाए छोड़ूंगा नहीं उसे। हाँ। किशन लाल ने रात में चुड़ैल को देखा था, तभी वो वहाँ आ जाता है। रुको रुको रुको, तुम सभी लोग लड़ना बंद करो। तुम सभी के घरों पर कूड़ा अपने गांव में किसी ने भी नहीं डाला। ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरे घर पर किसी ने भी कूड़ा नहीं फेंका, तो किसने फेंका? जल्दी बताओ जल्दी। हाँ हाँ, बताता हूँ। पहले तुम सब सरपंच जी के घर चलो, वहीं बताऊंगा सब। फिर सभी मिलकर सरपंच जी के घर जाते हैं। क्या बात है, तुम सभी लोग एक साथ यहाँ? सरपंच जी, बात ही कुछ ऐसी है कि सभी को यहाँ आना पड़ा। हाँ हाँ, बोलो ना। सरपंच जी, हमारे गांव में चुड़ैल है जो उस नदी के अंदर से आई थी। देखा, मैंने सच बोला था ना, उस नदी में चुड़ैल ही थी जिसे मैंने देखा था। इसका मतलब जब मैं नदी में नहाने गया था तो उसी चुड़ैल ने मेरे पैर पकड़े होंगे और मैं बेहोश हो गया था। हाँ हाँ, तुम सभी सही हो। उस नदी में एक चुड़ैल रहती है, मैंने खुद उसे देखा है गांव में। गांव में? हमें तो कभी कोई चुड़ैल दिखाई नहीं दी। किशन लाल सभी गांव वालों को बताता है। आधी रात को जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मेरी नजर खिड़की के बाहर गई तो देखा एक चुड़ैल सभी के घरों पर कूड़ा फैला रही थी। और तो और गांव में भी चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा फैला दिया। जब वो कूड़ा फैला कर जाने लगी तो मैंने उसका पीछा किया और वो चुड़ैल नदी के अंदर चली गई। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है। अब नदी पर जाना खतरे से खाली नहीं है। सरपंच जी, अगर हम लोग नदी पर नहीं जाएंगे तो पिएंगे क्या? और बाकी घर का सारा काम भी तो पानी से होता है, खाना बनाना, नहाना, कपड़े सभी। हाँ सरपंच जी, शंकर सही बोल रहा है। हमारे घर की औरतें नदी पर कैसे जाएंगी? और तो और पूरे गांव में एक भी कुआं नहीं है। अगर कुआं होता तो इतनी परेशानी नहीं होती। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मैं सोच रहा था कि किसी तांत्रिक बाबा को बुलाया जाए गांव में, वो ही कुछ कर सकते हैं। अब सभी गांव वाले सरपंच की बात मान लेते हैं और सरपंच जी एक तांत्रिक बाबा को बुलाकर सारी बात बताते हैं। अच्छा, इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया। तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। अगर चाहते हो कि वो चुड़ैल
नदी छोड़कर भाग जाए, उसके लिए हमें गांव के बीचों बीच बैठकर हवन करना पड़ेगा। हवन की सारी तैयारियां हो जाती हैं। तांत्रिक बाबा हवन करने के लिए बैठ जाते हैं और सारे गांव वाले आसपास खड़े होकर देखते हैं। तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ते हैं और अपनी पोटली से भभूत निकालकर पूरे गांव में छिड़क देते हैं। सरपंच जी, वो चुड़ैल अब इस गांव में कभी नहीं आएगी। बाबा, गांव में चुड़ैल नहीं आएगी, पर नदी का क्या? हमारे गांव की सभी औरतें नदी से पानी लाती हैं। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं बहुत ताकतवर हूँ। इस तांत्रिक को तो मैं फूंक मारकर हवा में उड़ा सकती हूँ। तुम क्यों गांव वालों को परेशान कर रही हो? वो लोग नदी पर जाते हैं पानी भरने, तो तुम उन्हें डरा कर भगा देती हो या फिर उनके घरों पर कूड़ा कचरा डाल देती हो। क्या कूड़ा कचरा मैं करती हूँ? जरा चलो तुम सब नदी पर मेरे साथ। चुड़ैल सभी गांव वालों को अपने साथ नदी पर ले जाती है। देखो, जरा इस नदी को तुम सब देखो। तुम लोगों ने इस नदी की क्या हालत कर दी है। मैं तो आराम से नदी के अंदर सो रही थी, पर तुम सभी गांव वालों ने इस नदी में इतना कचरा फैला दिया, जिसकी वजह से नदी का पानी दूषित हो गया और मुझे नदी के अंदर घुटन महसूस होने लगी, जिसकी वजह से मैं नदी के बाहर आ गई और तुम लोगों को यहाँ से भगा दिया। तुमने हमारी औरतों को पानी नहीं भरने दिया, हम लोग कहाँ जाएं अब पानी भरने? तुम लोग बहुत ही गंदे हो। अपना घर तो साफ रखते हो और सारी गंदगी नदी पर करते हो, तो कोई नहा रहा है उसमें। और तो और उसी में तुम लोग जानवरों को भी नहला रहे हो, फिर उसी पानी को तुम लोग पीने के लिए ले जाते हो। इतना गंदा पानी तुम सभी कैसे पी सकते हो? इसीलिए मैंने सोचा कि तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम सबको सबक सिखाना जरूरी था। तुम सही बोल रही हो, तुमने हमारी आंखें खोल दी। आज के बाद हम सभी लोग नदी पर गंदगी नहीं करेंगे। हाँ, अगर हम सब नदी पर काम करेंगे तो गंदगी तो होगी ही। इसका हल भी मैं बताती हूँ। सरपंच जी, आप गांव में 2-3 कुएं बनवाएं। गांव में कुएं होंगे तो किसी को भी नदी पर आने की जरूरत नहीं होगी, सारा काम घर पर ही हो जाएगा। तुमने सही कहा, मैं कुएं जरूर बनवाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत। वीरपुर में रीतू और उसका भाई शंकर रहते थे। रीतू और शंकर के माता पिता मर चुके थे, लेकिन रीतू ने बड़े ही प्यार से अपने भाई शंकर को पाला था। रीतू कभी भी अपने भाई शंकर के बिना खाना तक नहीं खाती थी। एक दिन शंकर रीतू से बोलता है, रीतू, आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तू खाना खा लेना, मेरा इंतजार मत करना। शंकर की बात सुनकर रीतू उदास हो जाती है और बोलती है, कैसी बातें कर रहा है शंकर, तुझे पता है ना मैं तेरे बिना कभी रोटी नहीं खाती। तू जल्दी आ जाना, फिर हम दोनों भाई बहन साथ में बैठकर रोटी खाएंगे। रीतू की बात सुनकर शंकर को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। बहन, अब ये क्या बात है? तुझे पता है ना मैं अब बड़ा हो गया हूँ, और फिर वैसे भी काम में देरी हो जाती है। तेरे भले के लिए ही कह रहा हूँ, जल्दी खा लिया कर, बाकी तेरी मर्जी। फिर शंकर वहाँ से अपने काम पर चला जाता है। शंकर के जाते ही पास में रहने वाली आशा ताई वहाँ आती हैं और बोलती हैं, रीतू बेटी, अब शंकर बड़ा हो रहा है, अब वो तेरे काबू में नहीं आएगा। तू थोड़ी आदत डाल ले उससे दूर रहने की, नहीं तो ऐसे ही परेशान होती रहेगी। आशा ताई की बात सुनकर रीतू बोलती है, ताई तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन मैं प्यार ही अपने भाई से इतना करती हूँ कि लगता है मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ऐसा कहकर रीतू वहाँ से चाय बनाने चली जाती है। उधर दूसरी तरफ शंकर काम से लौट रहा होता है। तभी उसका दोस्त चिंटू उसे मिलता है। चिंटू शंकर से बोलता है, अरे शंकर, आज मैंने और मेरे दोस्तों ने पार्टी रखी है, तू भी चलना, मजे करेंगे। अरे चिंटू, आना तो मैं भी चाहता था, लेकिन घर पर ऋतु मेरा इंतजार कर रही है, लेट हो जाऊंगा
तो वो चिंता करेगी। तुम सब पार्टी करो, मैं फिर कभी आऊंगा। उसी समय उन दोनों का दोस्त पिंटू भी वहाँ आ जाता है और शंकर की बात सुन लेता है और बोलता है, क्या यार शंकर, तू कब बड़ा होगा रे? अब तो बड़ा हो जा, छोड़ दे बहन का पल्लू। पिंटू की बात सुनकर शंकर को शर्म आ जाती है और वो उन दोनों के साथ पार्टी में चला जाता है। पार्टी में लोग शराब पी रहे होते हैं। पिंटू और चिंटू शंकर को भी शराब पीने के लिए देते हैं, लेकिन शंकर बोलता है, नहीं नहीं, मैं शराब नहीं पीता। तुम सब भी मत पिया करो, इससे शरीर खराब होता है। तू भी यार कैसी बातें करता है। अरे आजकल तो सब शराब पीते हैं, तू भी पिया कर, नहीं तो जिएगा कैसे? अरे शंकर, एक बात बोलूं? तेरी बहन है बड़ी सुंदर, अगर तू मुझसे उसकी शादी करवा दे तो मजा आ जाएगा। चिंटू की बात पर वहाँ खड़े लोग हंसने लगते हैं। ये बात सुनकर शंकर को गुस्सा आ जाता है। बेशर्म, तुम सब लोग मुझे दोस्त कहते हो और मेरी बहन के बारे में ही गलत बात बोलते हो। अगर फिर से एक शब्द भी मेरी बहन के बारे में कहा तो मैं जान ले लूंगा तुम सभी की। शंकर की बात सुनकर वहाँ खड़े चिंटू के दोस्तों को भी गुस्सा आ जाता है और वो लोग शंकर को गुस्से में मारने लगते हैं। उनकी मार से शंकर बेहोश हो जाता है। ये देख चिंटू घबरा जाता है और उसके पास जाता है। अरे यार, मुझे लगता है ये मर गया है, इसकी नब्ज और सांसें नहीं चल रही हैं। सही कह रहा है चिंटू, ये सचमुच मर गया है। इससे पहले गांव वालों को इसके बारे में कुछ भी पता चले, हमें इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। फिर चिंटू, पिंटू और उसके दोस्त सब मिलकर शंकर की लाश को एक कब्रिस्तान में गाड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रितु पूरी रात घर के बाहर बैठे बैठे शंकर का इंतजार कर रही होती है। अगली सुबह आशा ताई रितु को परेशान देखकर रितु के पास जाती हैं और बोलती हैं, अरे रितु बेटी, तू चिंता मत कर, शंकर कहीं आसपास ही गया होगा, आ जाएगा। दोस्तों के बीच बैठ जाते हैं जवान लड़के कई बार। आशा ताई की बात सुनकर रितु को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है, आने दो इसे एक बार घर आएगा तो आज इसे 2 थप्पड़ जोर से लगाऊंगी, तब पता चलेगा इसे। बड़ा समझदार हो गया ना आजकल। लेकिन रितु को क्या पता उसका प्यारा भाई अब कभी नहीं आने वाला है। इसके बाद दिन बीतने लगते हैं और शंकर नहीं आता। इस वजह से रितु भी परेशान और चिड़चिड़ी हो जाती है। रक्षाबंधन का दिन पास आने वाला होता है। रितु की सहेली रमा रितु से मिलने आती है और उसे शंकर के गुम होने के बारे में कुछ नहीं। अरे रितु, इस बार कैसी राखी लाएगी तू रक्षाबंधन पर? जरूर सोने वाली राखी लाएगी ना? रमा की बात सुनकर रितु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर रमा बोलती है, अरे रितु मेरी बहन, रो मत, मैं तो मजाक कर रही थी। तुझे जो करना है वो कर, लेकिन रो मत। जैसी राखी लानी है ले आना बाबा। अरे नहीं पगली, मैं तेरी बात पर नहीं रो रही हूँ। फिर रितु शंकर के बारे में रमा को बताती है, जिसे सुनकर रमा कहती है, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक बात कहूँ, शंकर तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो तुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी बात मान तो तू उसे ढूंढ, उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। रमा की बात रितु को समझ में आ जाती है और वो शंकर को ढूंढने घर से निकल पड़ती है। काफी भटकने के बाद भी उसे शंकर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। उस दिन रक्षाबंधन का दिन होता है। हे भगवान, मेरी कुछ मदद करो, मुझे शंकर के बारे में कुछ बताओ। मेरा प्यारा भाई किस हालत में कहाँ होगा, कुछ तो मदद करो भगवान। रमा थक हार कर एक मंदिर के बाहर बैठ जाती है। तभी वहाँ एक साधु बाबा आते हैं और रितु के पास आकर बोलते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम ऐसे क्यों परेशान बैठी हो? मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? साधु बाबा का स्वर और उनका तेज एकदम दिव्य था। उनकी आवाज सुनकर रमा उन्हें शंकर के बारे में सब बता देती है और बोलती है, कुछ करिए बाबा, मैं शंकर से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे भाई के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। रमा के अपने भाई के प्रति प्यार को देखकर साधु बाबा वहीं ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, बेटी, तेरे गांव के पास वाले कब्रिस्तान में तेरे सारे सवालों का जवाब है। तू वहीं जा, वहीं से तुझे तेरे भाई के बारे में पता चलेगा। बस
इससे ज्यादा मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। बाबा, आपने मेरी इतनी मदद कर दी है, वही बहुत है। अब मैं कम से कम अपने भाई के बारे में जान तो पाऊंगी। फिर रमा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर कब्रिस्तान की ओर जाती है। कब्रिस्तान में पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है, लेकिन रमा शंकर की वजह से कुछ भी परवाह नहीं करती और कब्रिस्तान के अंदर घूमने लगती है। अरे ये कब्रिस्तान तो पूरा खाली पड़ा है, यहाँ तो कब्रों के अलावा कुछ भी नहीं है। लगता है बाबा ने मुझसे मजाक किया है। ऐसा सोचकर रमा कब्रिस्तान से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे ठोकर लगती है और वो गिर जाती है। जहाँ पर वो गिरती है उसे एक हाथ दिखाई देता है जो कब्र से बाहर आ रहा होता है। ये हाथ तो शंकर का है। क्या हुआ मेरे भाई को? मेरे भाई के साथ क्या हुआ? कोई तो बताओ। रमा वहाँ बैठे हुए रोती रहती है। तभी उसे याद आता है कि आज तो राखी है। रमा अपनी राखी निकालती है। शंकर के कब्र से बाहर निकले हाथों पर वो राखी बांध देती है। मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा ख्याल नहीं रख पाई। मेरे प्यार में जरूर कोई कमी रह गई थी जो तू मुझे छोड़कर ऐसे चला गया। रमा वहाँ शंकर की कब्र के पास बैठी होती है कि तभी कब्र में हलचल होने लगती है और शंकर का भूत कब्र में से बाहर आ जाता है और रमा से बोलता है, मेरी बहन, तू चिंता मत कर, मैं तो यहाँ तेरा इंतजार कर रहा था। चाहता था एक बार तुझसे मिल लूं, फिर पता नहीं अगले जन्म में कहाँ हूँगा। फिर शंकर का भूत वहाँ से चला जाता है। चिंटू और पिंटू अपने घर पर बैठे होते हैं। शंकर का भूत उनके घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, अपने सामने शंकर का भूत देखकर उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन इससे पहले चिंटू भागता भूत उसे पकड़ लेता है और बोलता है, कहाँ भागेगा तू? आज मैं अपनी बहन से वादा करके आया हूँ। आज तो तुझे मेरे हाथों से भगवान भी नहीं बचा सकते तुझे। ऐसा कहकर भूत चिंटू को मार डालता है और पिंटू की तरफ बढ़ता है। ये देखकर पिंटू भी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन शंकर उसे भी मार देता है। इस तरह से अपनी बहन के कहने पर एक भूत अपने दुश्मनों से बदला ले लेता है, फिर घर जाता है। तभी वहाँ ताई आ जाती हैं। मेरी बहन अब आपके हवाले, आप इसका ध्यान रखना। इसके लिए एक अच्छा लड़का देखकर शादी करवा देना। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे अब नहीं जीना है। नहीं रितु, ऐसा नहीं कहते। अगर तुम खुश नहीं रहोगी तो मेरी आत्मा भी तड़पती रहेगी। ऐसा बोलकर शंकर गायब हो जाता